नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव भारत क्लासेस में। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं साइंस का PYQ सीटेट के लिए। सीटेट का जैसा कि आप लोग का एग्जाम है 14 और 15 को, तो हमारे गुरु अनिल सर आप लोग के लिए साइंस का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन पर डे आपको इसी समय में मिल जाएंगे हमारे YouTube चैनल नव भारत क्लासेस में। तो हम सर को देते हैं माइक। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे सीटेट के लिए साइंस। देखिए, कंसेप्ट होना हर एक सब्जेक्ट का आवश्यक होता है और कंसेप्चुअल पढ़ेंगे तो यहीं याद हो जाएगा। और अब देखेंगे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस। अब देखें पहला क्वेश्चन क्या है। एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे और क्यों होता है कैसे होता है एक क्वेश्चन हम दिखाते हुए चलेंगे। पहला क्या है कि किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया तो निम्न में से कौन सी आहार संबंधी सलाह इसके लिए मददगार होगी। अब देखिए, कोई मरीज है जिसका पित्ताशय खराब है और उसको हम निकाल देंगे तो हमारे बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले जान लें कि पित्ताशय में पित्त रस होता है, तो बाइल जूस कहते हैं। अब पित्त रस क्या करता है कि वसा को तोड़ता है। अगर आप जान लें कि पित्ताशय हटा देंगे तो पित्त रस जमा नहीं रहेगा। अब पित्त रस जब वसा को नहीं तोड़ेगा तो वसा हमारे बॉडी में संचित होगा और कई तरह की बीमारियों से हम लोग घिर जाएंगे। इसलिए वहां पर क्या करना होगा कि वसा युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना होगा। कारण कि वसा जब लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जिससे हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है। तो अगर हम पित्ताशय निकाल दिए तब हमको कौन सा भोजन पर परहेज रखना होगा, तो वसा युक्त भोजन से परहेज रखना होगा। तो आंसर बताइए कौन सा आंसर होगा। आंसर हो जाएगा सी। आंसर होगा सी। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। काम चल जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट बेस्ड पढ़ना है कि याद हो जाए, जो पढ़े वो याद होते जाए। जो पढ़े वह एकदम कंसेप्चुअल हो और दिमाग में बैठ जाए। साइंस का मतलब ये होता है कि कंसेप्ट बेस्ड होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करें जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा दिखाना है कि हमारे लीवर में वो विटामिन जमा रहे ना। तो लीवर में कौन सा विटामिन जमा रहता है वो देखना है। देखिए विटामिन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन तो हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। और एक है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलने वाला विटामिन है वो है बी और सी, बी एंड सी। और वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई और के, अडेक। ऐसे याद रखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन अडेक। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसे हम ये यकृत में हम लोग संचय रख सकते हैं, लीवर में संचय रख सकते हैं। अब बताइए आपकी आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा अडेक कहीं लिखा हुआ है ए डी ई के, याद रखें अडेक। अडेक वसा में घुलनशील विटामिन है जिसको हम यकृत में जमा रख सकते हैं। तो आंसर हो गया डी। चलिए दो क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है। आगे है कि मानव में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार दर्शा रहा है यहाँ दर्शा रहा है। तो देखिए पहला है
कि तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, पेशीय कोशिका, त्वचा कोशिका। अब यहां पर हम लोग को मिलान करना है। क्या करना है? तंत्रिका कोशिका कैसा होता है? तो तंत्रिका कोशिका लंबा और शाखीय होता है। तंत्रिका जो होता है वो हमारे बॉडी में संवेदना को ग्रहण करता है, सेंसेशन को ग्रहण करता है, और इसका इकाई न्यूरॉन है ना। तो तंत्रिका कोशिका कैसा होता है? तो ये लंबा होता है और ब्रांच्ड होता है। दूसरा है कि लाल रक्त कोशिका, ये किस प्रकार का होता है? तो ये गोलाकार होगा या उभयावतल होता है। तो मान लाल रक्त कोशिका चक्रीय हो जाएगा। चक्रीय मैंने क्या? गोलाकार। श्वेत रक्त कोशिका, देखिए WBC इसको कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका को कहते हैं WBC, लाल को कहते हैं RBC, लाल रक्त कोशिका। तो WBC कोशिका कैसा होता है? तो ये इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। ये हो जाएगा आपको, आकार बदलता है, यानी कि 4 नंबर। उसके बाद है पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक लंबा और पतला होता है। मसल जिसे बनता है, तो मसल्स जो बनता है उसमें जो कोशिका है वो लंबा और पतला होता है। और लास्ट है त्वचा कोशिका। तो त्वचा कोशिका होता है समतल आकार का, फ्लैट, समतल। अब देख लीजिए यहाँ पर ABCD 4 चॉइस है, कौन सा चॉइस सटीक होगा? तो देखिए तंत्रिका कोशिका यानी कि A में आ जाएगा 5, तो A का हो गया 5, B का हो गया 2, A का 5, B का 2। चलिए C नंबर श्वेत रक्त कोशिका, आकार बदलता है, सही है, 4। D का हो गया आपको पेशीय कोशिका, ये लंबा और पतला, सही है। और त्वचा कोशिका A नंबर हो गया समतल, यानी B नंबर चॉइस हमारा सही है। आंसर हो गया B। क्लियर? यहां तक देखे, 3 नंबर देखे, अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर देखिए। नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का मिलान कीजिए या चयन कीजिए। होगा चटान कीजिए नहीं, चयन कीजिए होगा, यहां चयन कीजिए मैंने चुने। पहला तो देखिए कारण दिया हुआ है कि मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार है। अभी कथन में है कि कुछ जलीय पौधे की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। एक कथन हो गया और दूसरा कारण है। तो कथन में क्या है कि कुछ जलीय पौधे की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। देखिए जल में जो पौधा मिलता है इसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं या जलोद्भिद कहते हैं, और उसकी पत्तियां मोमदार होती है ताकि उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़े। अगर पानी का प्रभाव पड़ेगा तो पत्तियां सड़ जाएगी, और सड़ेगी तो भोजन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। इसलिए मोमदार पत्ती होना आवश्यक है। किसमें? जलीय पौधा में। और जलीय पौधा को हिंदी में कहते हैं जलोद्भिद, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो सही है कि जलीय पौधा में पत्तियां मोमदार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़े। अगर पत्ती पर पानी का प्रभाव पड़ते रहेगा तो पत्तियां क्या होगी? सड़ जाएगी। अब पत्तियां सड़ जाएगी तो भोजन का संश्लेषण बंद हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि पत्ती मोमदार होना चाहिए। अब कारण देखिए, कारण कि मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार है। अब बताइए कि मोमदार पत्ती तैरने में मदद नहीं करेगा बल्कि पत्ती को सड़ने से बचाएगा। इसलिए ये तो सही है लेकिन कारण गलत है। अब चुनिए चॉइस में कि ए सही है और आर गलत है, कौन सा चॉइस है? तो देखिए ए सही है और ए के लिए आर सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे, 4 का हो गया सी। ए सही है, मैंने कि जलीय पौधा में मोमदार पत्तियां होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है कि पत्ती मोमदार है वो तैरने में सहायक होगा। तैरने में सहायक नहीं होगा बल्कि पत्ती को सुरक्षित रहेगा, सड़ने से बचाएगा।
क्या क्वेश्चन हुआ? 4 क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 में है कि निम्न लक्षणों के आधार पर मानव के शरीर के मानव के शरीर के मानव के शरीर के भाग की पहचान करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अत्यधिक कठोर। अब यहीं से सोचते जाएंगे कि अत्यधिक कठोर हमारे बॉडी में क्या हो सकता है। दूसरा है कि सिवाय, सिवाय नहीं, सिवाय होगा, चल रहा है ना, सिवाय चेंज हो गया कलम अलग। ठीक है, अब देखिए, सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ता। देखिए, अब पूछ रहा है ना, कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे शरीर में सबसे मजबूत भाग हो और ज्वाइंट से खाली मुड़े। जहां ज्वाइंट है वहां से मुड़े, लेकिन जहां ज्वाइंट है, ज्वाइंट नहीं है, वहां से नहीं मुड़े। तो कौन सा आंसर हो सकता है? कॉमन सी बात है कि हमारे शरीर में कठोर होता है अस्थियां यानी बोन, और ये ज्वाइंट से मुड़ती है। जैसे यहां से हड्डियां मुड़ेगी, ज्वाइंट से मुड़ेगी। अब यहां से चाहेंगे तो ये हड्डी नहीं मुड़ेगी यहां से, तो इसलिए यहां आंसर कौन सा हो जाएगा? अस्थियां यानी बोन। अब देखिए, यहाँ कंकाल लिखा है, तो पूरे शरीर के ढांचा को हम लोग कंकाल कहते हैं। जो हड्डी यानी बोन और कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना होता है, ये कहलाता है कंकाल। तो कंकाल हमारे शरीर का एक ढांचा होता है। उपास्थि मुलायम हड्डी कहते हैं, जैसे कान की हड्डियां ये मुलायम होता है, इसका ये बना होता है कार्टिलेज का यानी उपास्थि का। और मांसपेशियां जो हमें प्रचलन में मदद करता है, अगर मांसपेशी ना हो तो हम लोग गमन नहीं करेंगे, यानी गमन के लिए, चलने के लिए मांसपेशी का होना आवश्यक है। चलिए, मिला करके आंसर देखना है कि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अस्थि यानी बोन। 5 क्वेश्चन हुआ। पांच क्वेश्चन। अब 6 में देखिए, सिंचाई के किन व्यवस्था में जल की हानि न्यूनतम होती है। जिससे आप सिंचाई करते हैं, कहीं पंपिंग सेट वगैरह लगा होता है, उसमें पानी ज्यादा बर्बाद होगा। रहट पहले चलता था, बाल्टी लगा रहता था 50 को 60 को ना, और ये सर्कुलर घूमता था ना। अब वैसा व्यवस्था बहुत कम रह गया, नगर ने कहिए। और एक ढेकली, ढेकली कुआं से पानी लिया जाता था, बाल्टी जैसी रचना होती थी, उससे लोग भरते थे पानी, जो पूड़ी भी कहते थे। और एक है ड्रिप, ड्रिप या टपकन विधि। तो टपकन, ड्रिप में होता है बूंद। तो बूंद बूंद करके अगर पौधा के जड़ में पानी दिया जाए तो पानी बर्बाद नहीं होगा। जितना पौधा को जरूरी है उतना पानी मिल जा रहा है। आप ही अब इसमें आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये ना, इसका आंसर क्या होगा? इसमें पानी हमारा कम खर्चा होगा। तो देखिए, स्प्रिंकलर व्यवस्था दिया। स्प्रिंकलर में होता है कि पानी देगा आपको फुहारे के रूप में, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में पानी देता है। ड्रिप में है एक एक बूंद पानी हम पौधा के जड़ तक पहुंचाएंगे। ढेकली व्यवस्था जानी गई, जो पूड़ी कहते हैं, या बाल्टी के द्वारा कुआं से भरा जाता है। और रहट में बहुत सारे बाल्टी लगे रहते हैं जिसमें पानी ज्यादा ज्यादा देता है। जहां पानी ज्यादा दिया तो पानी बर्बाद होना है, लेकिन हम बूंद बूंद पानी देंगे तो वहां पानी की बचत होगी। तब मिला करके आंसर बोलिए, कौन सा आंसर हो जाएगा? ड्रिप विधि, ड्रिप को टपकन विधि भी कहते हैं। यहां तक क्लियर? तो कौन, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 6। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखेंगे। दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया। दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया। आप कर रहे हैं?
दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया, ये चम्मच लिए और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नजदीक लाया। जैसे मान ली कि चम्मच है तो चम्मच को ऐसे करके रखे, ये उठा हुआ पार्ट है, तो अपने प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब की सही व्याख्या करता है? पहला, चम्मच का बाहरी भाग अवतल दर्पण। एक चीज जान लीजिए कि चम्मच इस तरह से है, गड्ढा है, और इसको उलट करके ऐसे देखा जाए तो उठा हुआ भाग से परावर्तन हो रहा है, मतलब यहां से लाइट जाएगा परावर्तित होकर लौटेगा। तो परावर्तित भाग अगर उठा हुआ हो तो होता है उत्तल दर्पण, उसे उठा हुआ और उसे उत्तल, तो उठा हुआ भाग से परावर्तित हो रहा है किरण, इसलिए हो गया उत्तल दर्पण। अब एक चीज, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। इतना पहले जान लीजिए, तब क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। चम्मच कैसा, तो चम्मच का उठा हुआ भाग से कह रहा है तो उठा हुआ उत्तल, तो दर्पण उत्तल जैसा हो गया। इनमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। अब देखिए इसमें आंसर देखिए तो कि चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी बी नंबर चॉइस हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा। और कैसे याद रखेंगे कि चम्मच का उठा हुआ भाग से, तो उ मने उठा हुआ, उ से उत्तल, तो उठा हुआ भाग उत्तल, और उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। अब इस चारों चॉइस में देखना है कि उत्तल दर्पण कहाँ है और प्रतिबिंब छोटा कहाँ है। तो आपका आंसर बी में देखिएगा कि चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? हो गया। कितना नंबर हो गया? 7। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई सारणी में कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं के गलनांकों की सूची दी गई है। गलनांकों की सूची दी गई है। इस सारणी के आधार पर इस सूची में कौन सी सामग्री निम्न विद्युत उपकरणों के लिए निर्माण में सर्वथा उपयुक्त है? अब देखिए, तो हीटर दिया हुआ है और फ्यूज दिया हुआ है, तब जान लीजिए कि हीटर किस पदार्थ का बना होता है। अब हीटर का गलनांक ऊंच चाहिए, अब प्रतिरोध भी ऊंच होना चाहिए ना, तब वो ज्यादा हीट देगा। और इसके लिए आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है ना, लोहा, क्रोमियम और निकेल किसमें? नाइक्रोम में। तो हीटर किसका बना होना चाहिए? नाइक्रोम का। अब फ्यूज में देखिए, फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए, गलनांक निम्न, प्रतिरोध उच्च, तो कमरे का हीटर नाइक्रोम का बना होगा। अब फ्यूज शीशा और टीन, लेड और टीन का बना होता है। शीशा, स से शीशा, स से 37, शीशा 37% और टीन 63% होता है, इससे बनता है फ्यूज। फ्यूज का गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्यूज का गलनांक क्या होता है, तो फ्यूज का गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च। फ्यूज प्रायः किसका बना होता है? प्रायः तो लेड और टीन का, इसमें कुछ कॉपर भी रहता है, ठीक है। अगर कहेगा कि मुख्यतः किसका बना होता है, तो शीशा और टीन का बना होता है। क्लियर? तब देख लीजिए कैमा चॉइस होगा कि कमरे का हीटर नाइक्रोम का और फ्यूज शीशा और टीन का, यानी बी नंबर चॉइस हुआ। तो 8 का बी। अब 9 का देखते हैं, देखिए 9 नंबर, दो वस्तुएं ए और बी जल में डुबोई गई है और उनके भार को स्प्रिंग तुला द्वारा मापा गया। निम्न सारणी प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है, निम्न में से कौन से मान सही प्रकार से सारणी को पूरा करेंगे? अब देखिए सारणी यहां बना हुआ है और यहां पर कुछ गैप छोड़ा गया है, उस गैप को आपको भरना है। देखिए पहला लिखा है वस्तु ए और बी, दो वस्तु लिया गया है ए और बी। पहले वायु में वस्तु का भार, ये देखिए वायु में वस्तु का भार होता है वास्तविक भार। अब पानी में जो भार होगा वो आभासी भार, ये पहले जान लीजिए कि हवा में वस्तु का वास्तविक भार होता है, अब पानी में आभासी भार होता है।
अब यहां पर ए में दिया है वायु में वस्तु का भार, ये आपको जानना है। जल में वस्तु का भार 55 दिया हुआ है, ठीक। अब विस्थापित जल का भार वायु भी निकालना है। अब वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल दिया है 10। एक बात जान लीजिए कि वस्तु पर जो उत्प्लावन बल लगेगा उतना वो पानी को विस्थापित करेगा। उत्प्लावन बल होता है कि कोई वस्तु को हम पानी में डुबाए, कोई ठोस पिंड को पानी में डुबाए। अब पानी क्या करेगा या कोई द्रव क्या करेगा कि उस पिंड पर ऊपर की ओर बल लगाएगा। तो ऊपर की ओर जो बल लग रहा है, द्रव जो ठोस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगा रहा है, वह बल कहलाता है उत्प्लावन बल। और जितना उत्प्लावन बल लगेगा उतना जल को विस्थापित करेगा। पहले ये कंसेप्ट जान लीजिए। अब देखना है यहां क्या कि जल में वस्तु का भार 55 और उत्प्लावन बल हो गया 10, तो 55 और 10 को जोड़ देना होगा 65। तो वास्तविक भार इसका कितना हो जाएगा 65, यानी x का मान 65, y है विस्थापित द्रव का भार। तभी क्या कहे कि जितना उत्प्लावन बल लगेगा उतना पानी को विस्थापित करेगा। तो y हो जाएगा 10, तो y हो गया 10। चलिए बी नंबर में Q देखिए तो कि वायु में वस्तु का भार है 80, माने वास्तविक भार 80। अब विस्थापित किया पानी में 5 ग्राम जल, तो जल में वस्तु का भार क्या हो जाएगा, तो 80 में से 5 घटा लीजिए 75, यानी Q हो गया 75। और Z उत्प्लावन बल जितना होता है उतना विस्थापित द्रव का भार होता है। तो उत्प्लावन बल निकालेंगे कैसे, विस्थापित जल से। तो विस्थापित जल जैसे 5 है तो उत्प्लावन बल भी लगेगा 5, यानी Z हो गया 5, यानी x 65, ये 65 हुआ, और y हो गया 10, Q हो गया 75 और Z हो गया फिल भरा गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 65, 10, 75, तो यानी कि सी नंबर आंसर हो गया सी। चलिए नो क्वेश्चन। दस नंबर में कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें और सही विकल्प से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से एक बल द्वारा आकर्षित होती है जो वस्तु के ए और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। तो वस्तु का बी उस बल के बराबर है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, जबकि डी एक समान रहता है। इसमें जो है, इसमें देखिए यहाँ क्वेश्चन ना में कंफ्यूजन है। क्या है कि यहाँ पहले की सी दिया नहीं है और यहाँ चॉइस में ए बी सी डी तक है। पहले की निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़े और सही विकल्प में को भरे। प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से एक बल द्वारा आकर्षित होती है। ये एक टर्म होगा, ए नंबर में आएगा, यहाँ होगा ए नंबर। वस्तु के और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, ये बी नंबर होगा। वस्तु का ही यहाँ पर होगा उस बल के बराबर है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, जबकि डी एक समान रहता है। तो क्वेश्चन में यहाँ कंफ्यूजन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में जो मात्रा होता है उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। तो कह रहा है कि कोई वस्तु को पृथ्वी खींच रही है तो द्रव्यमान को अपनी ओर खींच रही है, तो ए हो गया द्रव्यमान, कहीं द्रव्यमान होगा। अच्छा, अब पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर वस्तु को खींचती है वह बल उस वस्तु का भार कहलाता है। तो यहां पर बी हो गया उसका भार। सी कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण बल, त्वरण जो लगता है, तो अगर हम द्रव्यमान में त्वरण को लगा दें तो फिर वो भी भार हो जाएगा। तो सी नंबर हो गया भार। और डी है कि एक समान रहता है। तो क्या एक समान रहेगा, भार तो कभी एक समान होगा नहीं, भार स्थान के अनुसार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान हमेशा एक समान रहता है, इसलिए डी हो जाएगा द्रव्यमान। अब मिला के आंसर हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में एबीसीडी में यहाँ पर परेशानी हुई है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं, अपना सुधार लेंगे। अब है 11 नंबर।
निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ये है कि एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि एक पियानो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ढोल जो बजता है, तो ढोल में आवृत्ति कम होती है, तो जहां आवृत्ति कम तो तारत्व कम, और तारत्व कम तो आवाज मोटा होगा। जहां तारत्व अधिक है आवाज पतली होती है, और तारत्व डिपेंड करता है आवृत्ति पर। आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक, आवृत्ति कम तो तारत्व कम। तो ढोल की निम्न तारत्व है तो आवृत्ति भी कम रहेगा और आवाज मोटा होगा। पियानो में आवृत्ति ऊंच होती है, आवृत्ति ऊंच तो तारत्व भी ऊंच, और तारत्व ऊंच तो आवाज सुरीली होती है। भले इतना जान लें, उसके बाद आंसर देखेंगे। अब देखिए कि एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि एक पियानो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ये सही है। कारण देखिए कि एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। ये भी सही है कि जो भी कंपन करने वाली वस्तु है उसका आयाम प्रबलता को सूचित करता है। जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ज्यादा प्रबलता होती है। ये भी सही है। लेकिन एक दूसरे का ये जो कारण है वो एक का सही नहीं बन पाएगा। कारण कि तारा तो है वो आवृत्ति पर डिपेंड है, आयाम पर नहीं। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए का सही व्याख्या नहीं हो पा रहा है। तो ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी नंबर चॉइस होगा। आंसर हो गया बी 11 का। अब देखिए निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती है। अब देखिए कि किसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगेगा। पहला क्या कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, ये तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण के ही कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, वो सही है। दूसरा ज्वार भाटा का आना, तो ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण से ही होता है। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसी से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ज्वार ऊपर जो पानी उठता है और भाटा में नीचे गिरता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है, ये भी सही है। तीसरा किसी वस्तु का भार, तो किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है, क्योंकि भार यानी W बराबर होता है mg। W होता है भार, m द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण। तो किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण पर ही डिपेंड है। और ग्रहण का होना, जो ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड नहीं है। अब मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं है, इसलिए ग्रहण का लगना ये गुरुत्वाकर्षण पर आधारित नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर का आंसर डी। 13 में है कि 4 विभिन्न प्रकार की सतहों पर 4 गेंदों को एक समान बल से फेंका जाता है। किस प्रकार की सतह पर गेंद अधिकतम दूरी तय करेगी? अधिकतम दूरी तय करेगी तो स्केटिंग रिंग, समुद्री तट, सीमेंट सड़क, लकड़ी की टाइल्स। अधिकतम दूरी तय करेगी कब? जब ये घर्षण बल कम लगे। घर्षण ज्यादा लगेगा तो गेंद दूर तक नहीं जाएगा। पहले ये जान लीजिए और तब देखेंगे चॉइस में। पहले जानिए कि अगर घर्षण बल कम लग रहा है, घर्षण कम लग रहा है तो गेंद ज्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि घर्षण हमेशा गति के विपरीत लगता है। और अगर घर्षण कम है तो गेंद दूर तक जाएगा। अब उस आधार पर आप देखिए चारों चॉइस पहले दिखा है स्केटिंग रिंग, समुद्री तट, सीमेंट सड़क और लकड़ी की टाइल्स। तो सबसे कम घर्षण किस में लगेगा? पहले ये देखिए। तो स्केटिंग जो करते हैं
तो स्केटिंग में चक्का जो लगा रहता है उसमें रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम घर्षण होता है, इसलिए स्केटिंग रिंग में घर्षण कम लगेगा, और घर्षण कम लगेगा तो गेंद अधिकतम दूरी तय करेगा। हाँ, इस तरह से काउज है इसका। अब काउज जानेंगे, साइंस का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। मेन है कंसेप्ट, कंसेप्ट लेते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लोहे का एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया, आधे घंटे के बाद विलयन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर आप निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हरे रंग का विलयन कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का होता है इसलिए गलत। नीले रंग का विलयन आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट हरे रंग का होता है। ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है, अब ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप जंग है, तो जंग तो नहीं लगेगा। तो रह गया आपका निक्षेप किसका बैठेगा? कॉपर का। कॉपर कैसा कलर देगा? भूरा, यानी नंबर चॉइस हो जाएगा, 14 का हो जाएगा सी। देखिए 15 नंबर, 15 में देखिए क्या है कि नेफ्थलीन के गोले जिनका उपयोग पतंगे और अन्य कीटों को भगाने के लिए किया जाता है से प्राप्त होते हैं। लेकिन नेफ्थलीन की गोली आती है और अनाज वगैरह में भी लग जाता है, तो ये गोली दिया जाता है क्योंकि कीट ना या कहिए पतंग सब नष्ट हो जाए। और वो नेफ्थलीन प्राप्त होता है ऑर्गेनिक पदार्थ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और वो है कोलतार। कोलतार से हम लोग आयोडीन, कोलतार से हम लोग नेफ्थलीन की प्राप्ति करते हैं जो कि कीड़ा मारने की दवा है। तो आंसर हो जाएगा कोलतार। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोलतार। कोलतार क्या है? तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेट्रोलियम का जब आप शुद्धिकरण करेंगे प्रभाजी आसवन द्वारा होता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, मोम, कोलतार इत्यादि प्राप्त होता है, उसी कोलतार से बनता है नेफ्थलीन। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 में है कि एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है? एक चीज जान लिए कि एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है और जो फिनोल्फिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। तो गुलाबी रंग जो होता है वो क्षारीय पदार्थ करता है, और अगर अम्ल रहेगा तो रंगहीन बनाएगा। तो गुलाबी कर रहा है इसका मतलब कि क्षार पदार्थ होगा, पहली बात ये। दूसरा ये कि जो भी तत्व है उसका प्रकृति क्षारीय होता है। धातु, कोई भी धातु क्षारीय प्रकृति का होता है, और अधातु होता है अम्लीय। याद रखेंगे, अ से अम्लीय, व से अधातु। अधातु अम्लीय होता है, अधातु क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड जिससे मान लीजिए कार्बन है, सिलिकॉन, सल्फर, सोडियम, इसमें देखें कि धातु कौन सा है, तो धातु हो गया सोडियम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही। अच्छा, हाँ, 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 हाँ।
ले लेना नीचे। हाँ, 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 हाँ। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि रेशम के कीड़े को बाहर निकलने से रोकने और रेशम को कृमि कोष के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। दूसरा है कि कृमि कोष से रेशम के कीड़े के बाहर निकलने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वह अहिंसा रेशम होता है। देखिए, रेशम प्राप्त करते हैं रेशम कीट से, और रेशम कीट जो होता है वो एक पदार्थ स्रावित करता है जिसका नाम रेशम है, और उसी के अंदर में जीव रह जाता है जिसका नाम पीपा है। तो पीपा को रोकते हैं, बाहर निकलने से रोकेंगे तो क्या करेगा, सिल्क ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा। अब है कि कृमि कोष वही जो कोकुन बोलते हैं, कोकुन से रेशम को बाहर निकालने के उपरांत रेशम इकट्ठा किया जाता है, वह अहिंसा रेशम है। अब कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर करता है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखिए, रेशम कोकुन से प्राप्त करेंगे, सही है, कृमि कोष कहते हैं कोकुन को। अब कोकुन से जो रेशम प्राप्त करेंगे वो कह रहे अहिंसा रेशम है, मैंने बिना कीट को मारे प्राप्त होगा, तो ये संभव नहीं है। ये रेशम जब निकालते हैं तो उसमें जो कीट है वो मर जाता है, इसलिए ए सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और एक की सही व्याख्या करता है नहीं, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, सी नंबर हो जाएगा। 17 का हो गया सी। 18 का देखिए कि जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तब निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। तो अम्ल क्षार को जब हम लोग मिलाएंगे, जैसे मान लें कि HCl प्लस NaOH, तो बन जाएगा NaCl प्लस H, जल बनता है, NaCl हो गया, अब H2O बना, कि लवण हुआ, लवण बना, जल बना, और इस क्रिया में कुछ उष्मा भी उत्पन्न होगा, इसलिए लवण जल तथा उष्मा हो जाएगा। यहाँ लवण तथा जल है, लेकिन जब क्रिया हम लोग कराएंगे, अम्ल क्षार को रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ न कुछ उष्मा इसमें निकलता है, इसलिए लवण जल तथा उष्मा होगा। अगर उष्मा न रहता तो फिर आंसर डी हो जाता। तो लवण जल तथा उष्मा, यानी डी नंबर चॉइस, सी नंबर चॉइस होगा। और 19 नंबर में, किसी पौधे का मुरझाना निम्न में से किसके कारण होता है। कोई पौधा इसे मुरझाता है तो इसका कारण क्या है। तो देखिए, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन, अत्यधिक प्रकाश संश्लेषण, अत्यधिक जल का अत्यधिक अवशोषण, खनिजों का अत्यधिक अवशोषण, किस कारण से पौधा मुरझाएगा। तो पौधा मुरझाएगा इससे जल की हानि होगी। जल का जब लॉस होगा तो पौधा की जो टहनी है, पत्तियां, वो क्या मुरझा जाती है, और पौधा में जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस क्रिया का नाम वाष्पोत्सर्जन है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो पौधा मुरझाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, यानी अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन। और 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि एक्स ग्रंथियां युग्म में उपस्थित होती है और रक्तचाप को नियंत्रित करती है। एक्स ग्रंथियां युग्म में उपस्थित होती है और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित करता है। स्रावित हो गया, यहाँ स्रावित करती है। ये हार्मोन को स्रावित करने का आदेश वाई ग्रंथि से प्राप्त होती है।
वाई हार्मोन को भी स्रावित, वाई हार्मोन को भी स्रावित करती है, तो एक्स वाई और जेड क्रमशः क्या हो सकते हैं? पहले तो ये देखिए कि एक्स ग्रंथियां युग्म में उपस्थित होती है, युग्म माने जोड़ा, ये ग्रंथि जोड़ा में उपस्थित है, और जो ये हार्मोन स्रावित करेगा वो रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेगा। ये कौन सा ग्लैंड हो सकता है? तो इसमें ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड। हाँ क्लास होगा, आ रहे हैं। अच्छा ठीक। तो ये हो गया एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जोड़ा में रहता है, अब कहाँ रहता है सो जान लीजिए। एड्रीनल ग्लैंड रहता है किडनी पर। अब किडनी की संख्या हम लोग में 2 है। अब इसी पर देखिए एड्रीनल ग्लैंड है, तो एड्रीनल ग्लैंड कैसा रहा? जोड़ा में रहा, और रक्तचाप को कंट्रोल करता है। तो इसमें से जो हार्मोन निकलता है ना, जिसे नॉर एपिनेफ्रिन नाम है, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगा। तो पहला क्या है कि ग्लैंड का नाम हो गया एड्रीनल ग्लैंड, और किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नियंत्रण ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, जो एडिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अच्छा, आप पिट्यूटरी ग्लैंड से जानते ही हैं कि वृद्धि हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन निकलता है ना। तो इस तरह से आप देखें आंसर की ग्रंथि का नाम हो गया एडिनल ग्लैंड। ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और वृद्धि हार्मोन कहां से निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इस तरह से आंसर ही हो गया। तो 20 क्वेश्चन अभी हम लोग देखे, फिर अगला टेस्ट में हम लोग फिर 20 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से कंसेप्ट बेस्ड हम लोग टेस्ट देते रहेंगे, जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। मेहनत करेंगे, रिजल्ट अवश्य होगा। धन्यवाद।